Hello everyone, welcome to Singh's Learning and my name is Satvinder Singh and this is the fourth lecture of Language of Chemistry for class 9th ICSE. Okay, so let's start without wasting any time. See, today's topic is formula and radicals. Okay, so let's start from formula. देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फॉर्मूला किसकी, चाहे वो मॉलिक्यूल हो सकता है चाहे वो कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये मॉलिक्यूल किसके होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक तरह से एलिमेंट्स का। ओके, मतलब स्पेसिफिक एलिमेंट को हम क्या है, हाइड्रोजन H नहीं लिखते, ये मिलता किस फॉर्म में है, H2 की फॉर्म में, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन O ऐसे नहीं लिखते हम। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसको O2 की फॉर्म में मिलता है हमें, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। ऐसे आयोडीन और ब्रोमीन का भी बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज formulas. Okay, the symbolic representation of molecule is known as formula of that molecule और केमिकल फार्मूला भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को अब देखो, ये तो हमारे हो गए एलिमेंट की फॉर्म में। अगर कंपाउंड की फॉर्म में आते हैं तो उसमें हमने पिछले लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो कंपाउंड की डेफिनेशन की थी कि कंपाउंड क्या होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की कम्बिनेशन विद फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स्ड रेशियो हो रही है बाय मास की, उनके कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये H2O एक कंपाउंड कहेंगे इसको मॉलिक्यूल तो है ही, लेकिन ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ऐसे ये अमोनियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये सारे के सारे आपने इस तरह से याद करने होते हैं और आगे आपकी काफ़ी इसकी जो है रेडिकल्स की फॉर्म आएंगी तो वो भी हमने जो है याद करनी होंगी। तो इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्म में है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल बात नहीं है। अगर जो टिपिकल लगेगी वो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, अदरवाइज़ क्या उसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे याद होता जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब क्या है इसका मतलब, ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, मे बी आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये है क्या कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि इससे पता क्या चलता है हमें, इसका फ़ायदा क्या है। तो क्या है, पहले तो ये मैं सीधा बता देना चाहता हूँ कि इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर उसके कितने स्पेसिफिक एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, और कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, कौन से एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट है, ये पता चलता है। ठीक है, सो इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसके मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी हमें पता चल जाता है। अब जैसे क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना होता है। कार्बन कितनी है हमारे पास 1, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है 2 इंटू 16, तो सभी को ऐड कर देंगे यहाँ पे 12 प्लस 32, 16 टू ज़ा 32, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 44 यूनिट्स। ठीक है, 44 यूनिट्स AMU की फॉर्म में ले लेंगे हम। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और ये जो सेकंड पॉइंट है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें हमें पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है। ओके, जैसे इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, और इसके साथ साथ रिस्पेक्टिव मासिस की रेशियो भी हमें पता चल जाती है कि उनके जैसे कार्बन का 12 था और ऑक्सीजन का 32 था। ठीक है, इसकी रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास, अगर इसको कट कर देंगे 12 पे, सॉरी आप 4 पे कट कर सकते हो इसको। ठीक है, 3:8 आ जाएगी। तो 3:8 की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट होती है। 4 के टेबल पे कट करोगे इसको तो। ठीक है, 4 3 12, 4 8 32। ठीक, चलिए आगे। सो नेक्स्ट इज रेडिकल्स। अब रेडिकल्स क्या होते हैं, देखो कंपाउंड्स को ध्यान से समझना ये बात। कंपाउंड्स को अगर आप कट कर देते हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, आयंस की फॉर्म में तोड़ देते हो, ठीक है,
तो वो जो सेपरेट फॉर्म्स बनेंगी उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोल देते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, कहते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड आर यूजली मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट से मिलके बने हुए हैं। दीज 2 पार्ट्स आर सेपरेटली नोन एज रेडिकल्स, इसको दोनों को क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे NaCl है, NaCl के केस में क्या है, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिमिलरली KCl की आपकी बुक में एग्जांपल दी होगी, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। MgSO4 Mg2 पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। ये अभी आपको अगर कंफ्यूजन होगी तो आपको पता चल जाएगा सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास रेडिकल्स की, अ रेडिकल इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, कि सेम एलिमेंट्स के भी ग्रुप्स हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये ध्यान से समझना इसको कि दैट बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब क्या है इसके केस में, अब यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने दी हुई है, क्या कह रहे हैं कि रेडिकल्स ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स का तो हम H2 की केस में ले सकते हैं कि इसको क्या करेंगे, एक H पॉजिटिव ले लेंगे, एक H नेगेटिव और H डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रेडिकल का काम करते हैं, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, वो अलग केस है। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल रेडिकल्स जो आयनिक रेडिकल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ जैसे आपने NaCl की बात की है, तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये तो सिंपल जिनके चार्जेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको तो बोलते हैं सिंपल रेडिकल्स। अब जैसे MgSO4 है, इसमें Mg2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है, इसको कंपाउंड रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो रेडिकल आया हमारे पास, ये जो रेडिकल आया है ये एक एटम का नहीं है, ये खुद में ही एक कंपाउंड है, ठीक है, और कंपाउंड रेडिकल है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड रेडिकल, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट इज व्हेन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, क्या होता है, सॉल्ट को जब भी हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो वो रेडिकल्स में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे किया हमने NaCl को हम वाटर में डालते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, सॉल्ट्स क्या होते हैं कि जब भी उनको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, स्प्लिट्स अप इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिकल्स। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रेडिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और कैटाइंस बोल देते हैं, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज रेडिकल होता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल और एनाइन बोल देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये टर्म्स जो होती हैं ये पीछे हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इनको नोट करना ज़रूरी हो जाता है बार बार, क्योंकि ये जैसे जैसे आती जाएंगी ना उसको आप पढ़ते जाओगे, याद होती जाएंगी, ये टर्म्स कुछ ऐसी आएंगी आपके पास। सो नेक्स्ट इज, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है KOH होता है बेस, ठीक है। बेस हमेशा याद रखना, जो हमारे पास आपके लेवल पे आप कह सकते हो कि OH जो देता है, ठीक है, और जो एसिड होता है वो जो आपके पास H पॉजिटिव आयन देता है उसको बोलते हैं हम एसिड, ठीक। जैसे यहाँ पे KOH है, ये क्या देगा, OH नेगेटिव आयन दे देगा, और HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन दे देगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एसिड और ये बेस हो जाएगा। अब इनको डिसॉल्व करेंगे तो आपने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में सुना होगा कि एसिड को जब हम बेस के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं या बेस को एसिड के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे KCl जो है, अगर इसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, मान लो ये रिवर्स प्रोसेस को करते हैं इसको, तो यहाँ पे वो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा, ठीक है। और ये K पॉजिटिव क्या है, कैटाइन, और Cl नेगेटिव क्या है, अनाइन। यही तो हमने पढ़ा ना अभी, किसी सॉल्ट को अगर वाटर के अंदर, किसी सॉल्ट को हम अगर वाटर के अंदर डालते तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट रेडिकल्स में जो है स्प्लिट अप हो जाता है। तो यहाँ पे KCl को अगर वाटर में डालोगे तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में मान लो टूट जाता है, ठीक है। तो K पॉजिटिव क्या होगा, कैटाइन, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कैटाइन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होगा, ठीक है, क्लियर, समझ आया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, रेडिकल्स हैव देयर ओन कंबाइनिंग पावर। अब रेडिकल्स की खुद की अपनी वैलेंसी होती है। हमने कब अगर
आपने ये नहीं समझा हुआ, ये आपको टॉपिक नहीं आता कि वैलेंसी क्या होती है, तो लास्ट लेक्चर उसी के ऊपर था, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा। ओके, सो वैलेंसी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो कंबाइनिंग पावर को बोलते हैं, तो हर एक रेडिकल की खुद की अपनी एक कंबाइनिंग पावर होती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम की खुद की एक कंबाइनिंग पावर है, और कार्बोनेट की खुद की एक कंबाइनिंग पावर है। ठीक है, तो उसकी अमोनियम की वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट की 2 है। और ये कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि फॉर्मूला बनाएंगे कैसे हम। उसके लिए आपको पहले तो रेडिकल्स के नाम और उनका फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, जो आपका अभी नेक्स्ट आने वाला है। जैसे यहाँ पे है, अब हम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो होंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारे पास किसको बोलते हैं, कैटायन को बोलते हैं। ठीक है, तो कैटायंस के जितने भी हमारे पास रेडिकल्स प्रेजेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मोनोवेलेंट आते हैं, मोनोवेलेंट मतलब जिसके ऊपर एक पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, अमोनियम है, ऑरस है, आर्जेंटस है, क्यूप्रस है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है और मरकरी है। मोस्टली आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, जो रिच मेटल्स हैं। ठीक है, क्या है, रिच मेटल्स, बहुत अच्छी जो मेटल्स है। हाइड्रोजन को तो हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ये ना तो मेटल में कंसीडर होता है, ना ही नॉन मेटल्स में कंसीडर होता है। ठीक है, इसका अभी भी डाउट चल रहा है। अमोनियम को भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, उनके अलावा आप जितने भी देखोगे वो सारी की सारी ऑलमोस्ट मेटल्स हैं। ओके, डाईवेलेंट में क्या आएगा, अब ये कईयों को दिक्कत आ सकती है कि ये कैसे हम याद करेंगे, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके लिख के दिया हुआ आगे, तो वो हम पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए आपने, जिनको तो वैलेंसी कैलकुलेट करनी आती है, जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देख ले। वैलेंसी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया उसका, तो वो देख लेना आप कि कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। और वैलेंसी से आपके पास यहाँ पे पता चल जाता है कि मोनोवेलेंट कौन सा है, डाईवेलेंट कौन सा है, एक्सेप्ट कंपाउंड। वैसे कुछ कंपाउंड्स का भी पता चल जाता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स का वहाँ से वैलेंसी से क्लैरिफाई नहीं हो पाता, तो वहाँ पे आपने कुछ को याद कर लेना है। ठीक है, तो वैलेंसी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ओके, ये मस्ट है। नेक्स्ट इज डाईवेलेंट। डाईवेलेंट में क्या आता है, अर्जेंटिक। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसकी वैलेंसी कम होती है, जिसकी वैलेंसी कम होती है उसके सफिक्स क्या लगता है, OUS, और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है उसके लिए IC लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखोगे, अर्जेंटस जो है इसकी वैलेंसी कम है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर 1 है, और यहाँ पे +2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब +2 जो है इसकी वैलेंसी है, इस वजह से इसके ऊपर पीछे क्या इसका सफिक्स लगा IC, आर्जेंटिक। ठीक है, ऐसे ही आपने कुछ याद करनी होगी टर्म्स। जैसे अभी बेरियम है, इसकी 2 है, कैल्शियम, क्यूप्रिक, फेरस, फेरस की आ गई। ठीक है, और यहाँ पे क्यूप्रस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या था, वैलेंसी कम थी, OUS आ गया, क्यूप्रिक वैलेंसी ज़्यादा होगी, IC आ गया। ओके, फेरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, मर्क्यूरिक, यहाँ पे मर्क्यूरस है, यहाँ पे मर्क्यूरिक हो गया ना सेम, निकल, प्लम्बस, प्लेटिनस, स्टेनस, जिंक। ठीक है, अब ये जो OUS वाले हैं इनकी आगे जैसे प्लेटेनिक भी हो सकता है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे स्टेनस है, स्टेनिक भी होगा। क्लियर, तो ये आप आगे देख लो। यहाँ पे अभी बोला ना, स्टेनस स्टेनिक होगा, प्लेटिनस था, प्लेटेनिक हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, थर्ड ट्राइवेलेंट का क्या आता है, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, ऑरिक, यहाँ देखो ऑरस था ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे ऑरिक है। नेक्स्ट इज बिस्मथ, क्रोमियम, फेरिक, फेरस था पीछे ना, ये रहा, तो यहाँ पे क्या है, फेरिक। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे याद होते जाएंगे आपको, इनको मैंने अभी आगे सिंप्लीफाई किया हुआ है, वो ज़रूर याद कर लेना एटलीस्ट। प्लम्बिक है, प्लेटिनिक है और स्टेनिक है। अब ये देखो यहाँ पे जो तो एक से ज़्यादा में है, ठीक है, बाकी सभी सिंगल सिंगल है।
तो सिंगल सिंगल तो आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे याद हो जाएगा। और अस और इक वाला आपको अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे OUS लगेगा पीछे इसका सफिक्स और इसका इक लगेगा, ये यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्करी, आयरन, लेड, प्लेटिनम, टिन, ठीक है। इनके सभी के आपने ऐसे याद कर लेने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो ये ट्रिक है, ठीक है। इसको कैसे याद करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। अब आता है मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट। अब ये छोटा है, कईयों को नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो ये आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है नोट्स का, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप खोल के इसको समझ सकते हो। फिलहाल के लिए इनके नाम आपको देखने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बोलूँगा, और यहाँ पे ये आपको याद करने वाला काम है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इनको बोलेंगे कैसे, और साथ ही साथ आपके नेक्स्ट में आप कह सकते हो कि इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म में जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखो इतने सारे हैं, ये प्रैक्टिस से ही याद होते हैं, ओके। और मोस्टली आपको आते होंगे, जैसे कुछ जैसे यहाँ पे हेलोजन्स हैं, इनके तो आपको नाम वैसे ही आते होंगे, ओके। तो इनको तो आप समझ ही लो ना। फिलहाल के लिए बाकी के जो हमारे पास कंपाउंड रेडिकल्स हैं उनका नाम याद करना ज़रूरी है। तो उनकी मैंने यहाँ पे ये देखो रेडिकल्स की लिस्ट बना के रखी हुई है, जिसको सिंप्लीफाई कर के याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सबसे पहले एसीटेट है, बाइकार्बोनेट है। जिनको अभी ये दिख नहीं रहा तो सुन लो एटलीस्ट आप, ठीक है। बाइसल्फाइड है, बाइसल्फेट है, बाइसल्फाइट है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, एक सेकेंड, क्लोराइड है, परमैंगनेट है, फ्लोराइड है, हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, आयोडाइड है, साइनाइड है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, क्लोराइड है, हाइपोक्लोराइट है, क्लोरेट है, परक्लोरेट है, मेटा एल्यूमिनेट है। ये सारे के सारे मोनोक्लिनिक है, ओके। ये क्या है, मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज डाइवेलेंट। डाइवेलेंट देखो क्या है, कार्बोनेट है, डाइक्रोमेट है, ऑक्साइम है, पेरोक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सिलिकेट, थायोसल्फेट, जिंकेट, प्लम्बाइट, स्टेनेट, मैग्नेट, क्रोमेट एंड ऑक्सालेट। अब ये सिंपल से आपके नाम हैं। कईयों को लग रहा होगा, अभी चक्कर आ रहा होगा कि ये कैसे याद करें, ठीक है। सिंपल सा तरीका मैंने बना के दिया हुआ है, एटलीस्ट वो ज़रूर कर लेना। इनके अलावा जो बचे होंगे वो आपने क्या है, सिर्फ वो आई थिंक 5-7 बचेंगे, वो आप सीधा याद कर सकते हो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी। और वो भी नहीं होते तो एटलीस्ट जो मैंने अभी बना के रखे हुए वो ज़रूर कर लेना। ये आपकी बुक वाले मैं आपको एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से आपको कईयों को सुन के चक्कर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ये अभी ट्राइवेलेंट का आता है, आर्सेनेट है, नाइट्राइड है, एल्यूमिनेट है, आर्सेनाइट है, फोस्फाइड है, फोस्फाइट है, फोस्फेट है, बोरेट है। ये ट्राइवेलेंट हो गया। टेट्रावेलेंट में 2 ही है हमारे पास, कार्बाइड और फेरोसाइनाइड। ये अभी तो सिंपल है, अभी थोड़े दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास रेडिकल्स होते हैं जो सिंपल, आप जैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको एक बार रीड करना। आज नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके ऊपर, उसमें हम करेंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे है। अभी रेडिकल्स आपको आते होंगे तभी हम फॉर्मूला बना पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इनके जो फॉर्मूला ये वाले हैं ना, रेडिकल्स के फॉर्मूला है, ये आपने याद करना है कि नाइट्राइड और नाइट्राइट में क्या डिफरेंस होता है, ये आगे आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड वे है कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। अभी देखो ध्यान से, देखो कार्बाइड है, ये होता है C4 नेगेटिव। कार्बोनेट है, ये CO2 नेगेटिव, सॉरी CO3 2 नेगेटिव, ओके। बाइकार्बोनेट, जब बाई लग जाएगा ना, मतलब क्या करना है आपने, एक हाइड्रोजन ऐड कर देनी है और एक चार्ज कम कर देना है, ठीक है। कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें एक चार्ज पॉजिटिव ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ पे 2 नेगेटिव था यहाँ पे 1 नेगेटिव रह गया। एक चार्ज हमने कह लो कि बढ़ा दिया या कुछ भी कर दिया, आपकी जैसे भी इच्छा हो वैसे ले लो। फिलहाल के लिए तो आपने ये कहना कि अगर 2 पॉजिटिव था तो उसमें आपने चेंजेस कर देने हैं, ठीक है। 3 पॉजिटिव कर देना है, या फिर आपका यहाँ पे 2 नेगेटिव था तो यहाँ पे 1 नेगेटिव रह जाएगा, क्योंकि आपने 1 प्लस कर देना है। सल्फाइड देखो ध्यान से, सल्फाइड 2 नेगेटिव है। देखो कार्बाइड और सल्फाइड सेम हो गया ना एक तरह से, इसको रिलेट कर पा रहे हो
कि कार्बाइड होगा तो अकेला कार्बन होगा, सल्फाइड होगा तो अकेला सल्फर होगा, ठीक है। तो उसके केस में आपकी उसकी एक्चुअल जो वैलेंसी होगी वही उसका चार्ज होगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया, ठीक। अभी देखो कार्बोनेट है ना, तो कार्बोनेट में ऑक्सीजन साथ में ऐड हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे बाइसल्फाइड है, बाइसल्फाइड मैंने अभी बताया, बाई लग गया तो मतलब एक हाइड्रोजन ऐड कर देनी है, तो एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे एक चार्ज में +1 कर देना है। अब -2 था, +1 किया तो -1 का रह गया, ठीक। नेक्स्ट इज सल्फाइड, सल्फाइड आ गया हमारे पास। सल्फाइड होता है SO3 नेगेटिव, बाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, H लगा दोगे एक, ठीक है, तो वहां पे 2 नेगेटिव था, 1 नेगेटिव रह जाएगा। ऐसे ही सल्फेट है SO4 नेगेटिव, ये तो नॉर्मली आपने सुना होगा, ठीक है। तो वहां पे बाइसल्फेट जब बनेगा तो एक H पॉजिटिव ऐड कर दोगे तो वहां पे हमारे पास एक चार्ज चेंज हो जाएगा, -1 चार्ज रह जाएगा। और थायोसल्फेट के केस में क्या होता है हमारे पास, थायो का मतलब होता है सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर का फॉर्मूला बनेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, S2O3 नेगेटिव, ठीक। अभी कईयों को फिर से लगा होगा ये क्या चक्कर आने लग गए, धीरे धीरे इसको याद करोगे। अभी मैंने ग्रुपिज्म कर दिया इसका, तो इसको तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट याद कर सकते हो, इतने को कर लो बहुत है, ओके। नेक्स्ट इज मैंगनेट। अब मैंगनेट क्या होता है, क्या है हमारे पास MnO4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं मैंगनेट। MnO4 नेगेटिव, और पर मैंगनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज चेंज हो जाएगा तो MnO4 नेगेटिव आ जाएगा। ऑक्साइड के केस में अकेला ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, एंड पर ऑक्साइड के केस में एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे चार्ज सेम रहेगा, O2 नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट इज क्लोराइड, क्लोराइड के केस में Cl नेगेटिव, हाइपोक्लोराइड में ClO नेगेटिव, क्लोराइड के केस में ClO2 नेगेटिव। ये याद आप कर लेना, ClO2 नेगेटिव, ओके। ये चीज है, एक सेकेंड, ClO2 नेगेटिव, ओके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड काम हो चुका है, ओके। नेक्स्ट इज क्लोरेट, क्लोरेट का क्या है, ClO3 नेगेटिव, पर क्लोरेट क्या है, ClO4 नेगेटिव। सभी में देखोगे तो ध्यान से आप देख सकते हो कि क्या है, एक एक ऑक्सीजन ही ऐड हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्राइड, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, ओके। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ओके। नेक्स्ट इज एल्यूमिनेट AlO3 नेगेटिव, एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट, इसमें ऑक्सीजन कम कर देंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, AlO2 नेगेटिव। क्रोमेट, क्रोमेट क्या होगा हमारे पास, क्रोमेट 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 CrO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, ओके। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होगा, Cr2O7 नेगेटिव, ओके। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट में बहुत यूज होता है, K2, ठीक है, ऐसे करके लग जाएगा, K2 आगे, इसको बोलते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, ओके। नेक्स्ट इज फोस्फाइड, फोस्फाइड P3 नेगेटिव, फोस्फाइड PO3 नेगेटिव, एंड फोस्फेट PO4 नेगेटिव। ये एटलीस्ट इतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट, जो मर्जी कह लो आप, मोर देन इनफ, कुछ मर्जी है, एटलीस्ट ये जरूर कर लेना, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।